कंप्यूटर्स में स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट होता है बिट, जैसे तुम 0 और 1 कह सकते हो, और मेजॉरिटी ऑफ डाटा इन्हीं बिट्स में स्टोर किया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे कंप्यूटर इन्हीं बिट्स के थ्रू ऑपरेशंस करता है। देखो, कंप्यूटर बना होता है सिंपली ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर्स मिलके बनाते हैं लॉजिक गेट्स, और फिर लॉजिक गेट्स मिलके बनाते हैं और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लॉजिक गेट्स में एंड और नॉट और भी कई सारे लॉजिक गेट्स आते हैं, और इन्हीं लॉजिक गेट्स की मदद से हम और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये आखिरकार जो बिट होते हैं वो स्टोर कैसे होते हैं। हमें तो पता है कि 0 1 होता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि 0 1 कैसे स्टोर हो रहा है। तो अगर तुम अपना 500 IQ वाला दिमाग दौड़ाओ तो तुम्हारे मन में एक ही आंसर आएगा, जो कि है कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स होते हैं वो आसानी से 0 और 1 को स्टोर कर सकते हैं। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल लेके बताऊँ तो कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, और कैपेसिटर्स में अगर मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, या कहूँ मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दूँ, तो होता कुछ ऐसा है कि ये वायर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरफ पुश किए जाते हैं, यानी ये जो प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज, और इसी डिफरेंस को तुम इलेक्ट्रिकल चार्ज कह सकते हो, जिसकी वजह से हम 0 और 1 को स्टोर तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो 0, अगर चार्ज है तो 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी बना लिया है DRAM, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट हटा लिया तो ये चार्ज भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ये एक कोई ढंग का सोल्यूशन तो है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए 0 और 1 को स्टोर करने का। और अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो हम और भी बेहतर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि DRAM के बाद हमारे पास आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जो लॉजिक गेट्स मिलके बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का भी यही काम होता है, वो 0 या 1 इन दोनों में से कोई भी एक बिट को स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी। परमानेंटली इसलिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर फ्लिप फ्लॉप्स भी अपना स्टेट लूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा फास्ट होते हैं DRAM से। अगर तुम्हें अभी फ्लिप फ्लॉप नहीं पता ये कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, उसे अभी के लिए स्किप कर लो। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि आखिरकार मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर होती कैसे है। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि ये सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन अगर हमें परमानेंट मेमोरी जैसे कि SSD हो गया या फिर फ्लैश मेमोरी, आखिरकार काम कैसे करती है। जो फ्लैश मेमोरी होती है उसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। मान लो कि ये एक बक्सा है, अगर बक्से में मैं इलेक्ट्रॉन स्टोर कर दूं और बाद में जाके जब इलेक्ट्रॉन्स को मैं निकालूंगा तब मैं कह सकता हूँ अगर इलेक्ट्रॉन मिले यानी कि 1 बिट, अगर नहीं मिले तो 0 बिट। तो आखिरकार मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिट करूँगा कैसे। तो इलेक्ट्रॉन को फिट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि मैं यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिट कर दूंगा, यहाँ पे मैं सिलिकॉन रख दूंगा और सिंपली मैं एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, जिसकी मदद से जो इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे वो इसके अंदर ट्रैप हो सके। और एक बार ट्रैप हो जाने के बाद ये बाहर नहीं निकलने वाले, भले ही लाइट हो या ना हो, या कहो भले ही इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर ना हो। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी ये लोग अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमने सीख लिया है कि आखिरकार फ्लैश मेमोरी और SSD कैसे काम करते हैं। एक और बात, जैसे कि मैंने कहा कि जो DRAM होता है वो कैपेसिटर से मिलके बना होता है, यानी कि हमें हर टाइम इसे फिर से रिचार्ज करना पड़ता रहता है। सरल भाषा में मुझे हर टाइम इसे फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। और अब हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब देखो, कंप्यूटर में होता है CPU जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो 0 और 1 बिट को स्टोर कर सकती है, और ऐसे ही बहुत सारी फ्लैश मेमोरीज मिलके बहुत सारे बिट्स को स्टोर कर सकती है। CPU का काम होता है इन्हीं बिट को प्रोसेस करना, यानी कि मेमोरी से लोड करना, फिर उसे प्रोसेस करना और बाद में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसे एग्जीक्यूट करना। बस इतना ही था, या कहूँ प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना एक ही बात हुई। कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट और भी कई तरह के, जो कि लॉजिक गेट्स मिलके बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स पे। अगर तुम्हें ट्रांजिस्टर्स नहीं पता, या कहूँ लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर से मिलके कैसे बनते हैं ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार ये इसे समझा दूंगा, या तुम इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख सकते हो। अब इन सारे गेट्स को मिला के हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एडिशंस, जो कि तुम एक फुल एडर बना के कर सकते हो, फिर सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, एंड और भी कई सारे ऑपरेशंस तुम कर सकते हो इन्हीं लॉजिक गेट्स की मदद से। और एग्जैक्टली कैसे होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए तुम्हें लॉजिक गेट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब जब CPU के पास इंस्ट्रक्शंस है, मेमोरी है, तो वो सिंपली इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर देगा और आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। और इन्हीं सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। नाम तो तुमने सुना ही होगा, जो ALU होता है, या फिर सरल भाषा में कहूँ तो CPU में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU। ALU का काम होता है यही सारी चीज़ें करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर अलग अलग ऑपरेशंस करना बिट्स पे।
CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये कंट्रोल करता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं तुम्हें एक बात बस समझाता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि SSD में तो ऐसे कई सारे फ्लैश सेल्स हो सकते हैं, तो SSD में इतने सारे फ्लैश सेल्स होने के बावजूद भी CPU को कैसे पता कि कौन सी चीज़ें कहाँ स्टोर की जाती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी एड्रेस का। मेमोरी एड्रेस जो कि सिंपली हमें ये बताता है कि कौन से बिट्स हमें मेमोरी से उठाने हैं, या फिर एग्जाम्पल के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पे अगर मल्टीपल चीज़ें, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये सारे के सारे एक बिट्स है, यानी कि मैं इसमें 0 1 को स्टोर कर सकता हूँ और इस मेमोरी लोकेशन का हम कुछ नाम दे सकते हैं, लाइक 01 01 01 01, ऐसा मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। अब सिंपली इंस्ट्रक्शन देगा कि ये वाली मेमोरी एड्रेस को उठाओ और यहाँ पे जितने भी बिट्स हैं वो मुझे फिर से भेज, और ऐसे ही CPU मेमोरी से चीज़ें फैच करता है। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि CPU फैच कैसे करता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मेमोरी में तो कई सारे मेमोरीज हो सकते हैं, लाइक 1 बिट का डेटा अगर तुम्हें स्टोर करना है, लाइक सिर्फ इतना सा पार्ट सिर्फ 1 बिट का स्टोर करेगा, 1 टेराबाइट या फिर 1 GB के जो स्लॉट्स होते हैं उसमें ऐसे कई सारे बिट स्टोर किए जा सकते हैं। तो अब सभी का मेमोरी लोकेशंस अलग होने वाले हैं, और जितने ज़्यादा लोकेशंस होंगे उतनी ही ज़्यादा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो मान लो कि अगर मेरे पास 2:16 पॉसिबिलिटीज़ है टोटल मेमोरी एड्रेस के, तो तुम इसे सिंपली कह सकते हो कि जो प्रोसेसर होगा वो भी 16 बिट का ही होगा, या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 16 बिट जो कि है वो मेमोरी एड्रेस है। अगर मैं 16 बिट मेमोरी एड्रेस की बात करता हूँ तो मेरा इससे मतलब है कि 2:16, यानी कि अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम बाय चांस या फिर अप्रॉक्सीमेटली गिनो तो वो अगर 65,000 होती है, यानी कि टोटल पॉसिबल मेमोरी एड्रेसेस जो हो सकते हैं वो 65,000 है। यानी कि जो हमारी मेमोरी है उसमें 65,000 जितने मेमोरी एड्रेसेस है जिस पे जो बिट्स है या कहूँ डेटा है वो स्टोर किया गया है। अब यहाँ से ही ये सारे के सारे जो डेटा होगा या तो वो राइट किया जाएगा या फिर रीड किया जाएगा, और मैंने तुम्हें रीड और राइट का तो समझा ही दिया है कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें समझना है कि एग्जैक्टली गेट्स कैसे काम करते हैं, या फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें समझना है एग्जैक्टली गेट्स कैसे काम करते हैं और तो और ट्रांजिस्टर से हम लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो।